हेलो एवरीवन। अभी के वीडियो में हम लोग आर्थिकी को निपटाने वाले हैं। आर्थिक में हम लोग इकोनॉमिक के अंतर्गत हम लोग ये करंट अफेयर्स करेंगे। इसके साथ में मेरा 2-3 पेजेस का इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट का नोट्स है। हम लोग इसके बाद उसको कर लेंगे अगले 2-3 डेज में। और इसके साथ में हम लोग जैसे जो प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर का पूछता है, प्रोडक्शन कौन, प्रोड्यूसर का, इसमें मेटल्स एंड एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। तो हम लोग इसको भी एक एक पेज का इसका भी नोट्स है। हम लोग इंडिया का उसके साथ में वर्ल्ड का दोनों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हिसाब से इकोनॉमिक के जो भी 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल का कर चुके हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा जैसे आर्थिकी आ गया, अब इसके बाद जो भी बचेगा जैसे यूपी स्पेशल प्लस इसके साथ में अदर जिसमें खेल पुरस्कार और ये सब चीज़ें कल के वीडियो में हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। तो इससे हमारा घटनासार का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसको रिवीजन मोड में डाल के बार बार रिवाइज करना है। बाद में इसका जो है खुद से नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम के पहले इन सबको कंसाइज करके 3-4 पेजेस में हो सकता है मैं ही ला दूँ, लेकिन आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अभी भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। यह कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले हम लोग वन लाइनर देख रहे हैं। वन लाइनर के बाद हम लोग विस्तृत वाला देखेंगे, क्योंकि चाहे आप यूपी पीसीएस दें और अदर एग्जाम्स दें, वहाँ से उसमें 2-3 स्टेटमेंट जब बना देते हैं तो गलती होने के चांसेज रहते हैं। इसलिए वन लाइनर ही करके मत जाइएगा। लोग ये 18-19 पेज जो है वन लाइनर का करके चले जाते हैं, जबकि तभी जाके वहाँ पे 2-4 नंबर से रुकता भी है, ठीक है। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया? 337 मिलियन। इंपॉर्टेंट है, अभी किसी एग्जाम में लेटेस्ट पूछा गया था तो याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट रहेंगे मैं उसको भी डिस्कस करता चलता रहूँगा, तो इसलिए आप लोग देखते रहिए। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से रेमिटेंस के मामले में कौन है? भारत हमेशा से रहा है, पिछले 3-4 सालों से 125 बिलियन डॉलर अब की बार मिला हुआ है। इस मामले में मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, चीन तीसरे नंबर पर है। इन तीनों को बस याद रखिएगा। मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहल स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च कौन किया है? ये लॉन्च करने वाला है IDFC फर्स्ट बैंक। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। मास्टर कार्ड के सहयोग से हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जिसे ABP कहते हैं, ठीक है, कि पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तेलंगाना की कुमरुम भीम ब्लॉक। कल भी हम लोग देखे थे नेशनल वाले में इसको, तो आज भी ये रिवीजन हो गया आपका। इसके बाद अगर देखें नवंबर के आखिर सप्ताह में जारी स्विस बैंक की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में अरबपतियों की संपत्ति में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई? 10.9%। अभी कितने अरबपति हैं? घट गए हैं, एक घटे हैं, 153 हो गए हैं। नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% की बढ़ोतरी के साथ कितना हो गया? 1.68 लाख करोड़। द हिंदू में कुछ और दिया था जिस पे लेके थोड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता, HDFC लाइफ, ठीक। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कौन कितना बताता है कितना नहीं, लास्ट में जो है फरवरी में भी आएगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेक्टर खोलने वाला बना है, केरल। ये क्योंकि अलग अलग चीज़ें जैसे कि ये कुछ बताए हैं, वर्ल्ड बैंक कुछ बताएगा, ठीक है, उसके बाद जो है RBI कुछ बताएगी, तो ऐसे करके 7-8 आते हैं, तो उसको एक ही जगह कर लेंगे क्योंकि अभी और भी आएंगे। 8 दिसंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए वही 7%, देखो वही आ गया। अभी छमाही का भी आ जाएगा। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कितना है? 615 अरब डॉलर। अभी ये विस्तृत वाले में जब देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? राइट्स लिमिटेड, इरकॉन। रेलवे से जुड़ी ये दोनों कंपनियां हैं, इनको भी नवरत्ना में शामिल कर लिया गया है, 15वीं और 16वीं। तो अभी टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? 16। अभी लेटेस्ट अभी महारत्ना कंपनी का दर्जा किस कंपनी को दिया गया? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखो, पूछने का क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना से रहता है कि आपका थोड़ा सा मन लगा रहेगा, कि दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा कि तुरंत आपने सोचा कमेंट किया, तो इससे जो है एक इसको तारतम्यता बोलते हैं ना, बनी रहती है,
ठीक है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत के 72 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे नंबर पर है। ठीक। प्रतिष्ठित दी टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में दी वर्ल्ड वेस्ट कंपनीज की टॉप 100 में सिर्फ एकमात्र कंपनी आई है, कौन सी? इन्फोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन निकालते हैं? टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालती हैं, फिर उसके बाद पर्सन ऑफ द ईयर, CEO ऑफ द ईयर बनाती हैं, तो ये सब पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु सर्वाधिक महिला स्टार्टअप। जकोटा ने MSME आर्थिक गतिविधि के लिए एक सूचकांक निकाला है, संपूर्ण। किसके सहयोग से? सिडबी। यानी कि जकोटा और सिडबी निकाल के, जकोटा और सिडबी मिल के एक MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक निकाले हैं, जिसका नाम है संपूर्ण। ठीक, याद रखिएगा। नवंबर 2023 में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा RBI के कार्यकारी निदेशक हैं। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार अभी कर दिया गया है, अब 2028 तक, अभी हाल ही में हुआ। ठीक, तो 1 जनवरी 2024 को इसको किया गया कि अब इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ तक? 2028 तक। इसमें 5 kg मिलता है ना, तो अभी आगे इसको हम लोग विस्तृत देखेंगे। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? अदानी मुद्रा पोर्ट। ठीक, पोर्ट वगैरह से यूपी PCS एंड ऑल में क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन, कौन? इंडियन ऐप स्टोर। जैसे प्ले स्टोर है वैसे फोनपे ने निकाला है इंडस ऐप स्टोर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? धान। धान 2090। इसके पहले हम लोग पूसा 44 किए थे, जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, वो भी धान की फसल थी, नेशनल वाले में देखे थे। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, ये दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं, इसमें हमारी रैंक 111वीं है। हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें जो 4 चीज़ें हैं, जैसे चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, ये तीनों किस रिलेटेड है? चाइल्ड से। तो उन्होंने बोला कि ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, सिर्फ आप बच्चों पे निकालते हो, और आप में बायसनेस है, मैं इस रिपोर्ट को खारिज करता हूँ, जाओ। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। 111वीं रैंक पर हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। फाइनेंशियल एक्शन टॉक्स फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया? अल्बानिया को। अभी 1-2 देश को शामिल भी किया गया है। FATF विस्तृत वाले में भी अच्छे से करेंगे। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ठीक है। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ ये सौदा किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। फ्यूज कहाँ पे होता है? तोपों में। FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक FDI किसको मिला है? महाराष्ट्र। इंडिया के अंदर किसको? महाराष्ट्र को। वैसे भी जो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल किसे बोलते हैं? महाराष्ट्र को। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? बंधन बैंक। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति प्रदान की है? उत्तर प्रदेश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? 2023 से लेकर 2026 तक। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? भारत को। तब भी इतना लॉस क्रिप्टो में है पिछले 1.5 साल से। ठीक है, पता नहीं ये लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम लोग शीर्ष स्थान पर हैं और क्रिप्टो के लिए इतना ज़्यादा बायसनेस है इंडिया में। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी। क्रिप्टो में कौन कौन निवेश किए हैं और किसका ज़्यादा लॉस है? कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सुकून मिलेगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग निकाली है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। मूडीज
Ba2 रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक जीता है, HDFC लाइफ रिपीट हुआ है। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी बनी है? साब। कहाँ की है? स्वीडन की, याद रखिएगा। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? उद्गम। यानी कि जो नहीं लेंगे वो उद्गम होके कहाँ जाएगा? RBI के अनक्लेम्ड डिपॉजिट में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया है? SCIR प्रीमा। प्रीमा ट्रैक्टर है, कहाँ से लॉन्च किया गया? दुर्गापुर से। ठीक है, प्रीमा बस इतना याद रखिएगा, SCIR प्रीमा ET11। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार 4 ट्रिलियन पे पहुंची है। कब? नवंबर 2023 में, याद रखिएगा, डायरेक्ट डेट भी पूछ सकते हैं। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना शुरू की है? इतने में शुरू की है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। GST इनामी योजना क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार। डायरेक्ट पूछ लेगा कि कहीं ये विद्युत से रिलेटेड तो नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा में किस नदी पर 1200 करोड़ के अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? ब्राह्मणी नदी। अंतर्देशीय जलमार्ग कहाँ पे बन रहा है? ब्राह्मणी नदी पे। कौन सी स्टेट में? ओडिशा में। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किस वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर A+ रेटिंग प्रदान की है? शक्तिकांत दास। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते हैं। अगर कहीं पे सेंट्रल बैंकर किसी देश का पूछा जा रहा है तो शक्तिकांत दास को टिक कर सकते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? RCF को। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है? कॉर्निंग इंक। RCF का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जापान की हितैची कंपनी की सहायक व भारतीय कंपनी जिसने हितैची और NPCI ने मिलकर UPI ATM 5 लॉन्च किया है। ठीक है, भारत का पहला। इसे लॉन्च करने में किसने हेल्प की है? हितैची पेमेंट सर्विसेज। डायरेक्ट पूछ लेगा हितैची पेमेंट सर्विसेज किसने मिलकर लॉन्च किया NPCI के साथ में? हितैची कंपनी ने। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड कौन लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक। कनाडाई थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत को 27वां स्थान मिला है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर कौन होगा? वही हर बार की तरह सिंगापुर। अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वैसे भी टाटा से कितने रिस्पेक्टेड हैं, कितने अच्छे काम करते हैं। ठीक है, एज ए पर्सन भी वो बहुत अच्छे हैं। तो डायरेक्ट याद रखिए, कंतार ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये देखा गया कि मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड कौन सा है। उसमें किसका नाम आया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ICR ने अभी भारतीय मसाला अनुसंधान, ICR क्या है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया? चंद्रा। डायरेक्ट पूछेगा कि हाल ही में न्यूज में रहा चंद्रा क्या है? काली मिर्च है। 27वां विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? मलेशिया में, रेजर पे ने। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। अभी हाल ही में चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? गैर बासमती सफ़ेद चावल, जुलाई 2023 में। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ONGC विदेश लिमिटेड। अभी 15वीं 16वीं भी अभी हम लोग ऊपर देखे ना, आप लोग एक बार उसका कमेंट करके बता दीजिए कौन सी थी। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं ऑयल इंडिया लिमिटेड। वही 15वीं 16वीं याद रखिएगा। देखो, इसको 1-2 बार आपको सुनना है,
ठीक है, एक बार में कोई चीज़ माइंड में नहीं जाएगी, विशेषता है ये। ठीक, तो क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप लोग डेली तो उतने अच्छे से पढ़ते नहीं होंगे और फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप लोग एक दो बार इसको अच्छे से देखिएगा। जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? भारत ने बांग्लादेश। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? HDFC बैंक। ठीक है, तो ये तो हो गया वन लाइनर। अब हम लोग आर्थिक घटनाओं का जो विस्तृत वाला है उसको कवर कर लेते हैं। ये देखो, आप लोग वन लाइनर के भरोसे ही मत रहिए कि वन लाइनर बस रट के जाएंगे स्टार्टिंग का 18 पेज 20 पेज, तो उससे हो जाएगा। उससे नहीं होगा, चाहे UP PCS हो, इवन RO ARO हो, वो लोग भी अभी एक से अधिक स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। तो किसी चीज़ की जब तक आपको थोड़ा विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, मे बी यहाँ से क्वेश्चन अगर 2 3 4 भी बन जाते हैं, 4 5 भी यहाँ से बने और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 1 साल आपका जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको अच्छे से कवर कर लो। कितना टाइम जाएगा? 2 4 घंटे एक्स्ट्रा जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बस प्रिपेयर करके जाना। ठीक, तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022-23 अभी लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने। उनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम रूपाला। ये किस पर आता है? दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन में। इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सा राज्य पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है। तो इसको देखते हैं कि कुल दुग्ध उत्पादन अभी कितना हुआ? 230 मिलियन टन, 5 वर्षों में 22.81। ये जो मैंने हाईलाइट किया है और जिसको अभी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और जो वन लाइनर वाला है उसको बार बार सुन सकते हैं। 1 से 2 बार सुनेंगे और देखेंगे तो आराम से ये चीज़ें माइंड में चली जाएंगी। जब भी आप डिनर कर लें, लंच कर लें, तो उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको 1.5 पे चला के आराम से सुनिए। 1 2 बार से ज़्यादा बार देखेंगे तो हो जाएगा अपने आप ही, तो निराश नहीं होना है। तो पहले नंबर पर कौन है दूध उत्पादन में? उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। उसके बाद कुल अंडा उत्पादन अभी कितना हुआ? 130 मिलियन टन, 33% की वृद्धि दर्ज की गई है इसमें। अंडा उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना। अंडा उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तो हो गया कि पहले दूसरे नंबर उत्पादन पे कौन है। अब उत्पादन में वृद्धि कौन कर रहा है? ये उसमें कौन है? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। कुल मांस उत्पादन में अभी पहले नंबर पर कौन है? यूपी है। ठीक, तो विगत 5 वर्षों पे 20% की वृद्धि हुई है। 12% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मांस उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा, हो सकता है। तो दूध और उसके साथ में मांस में कौन है? यूपी। दूसरे नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल, तीसरे पे महाराष्ट्र। भारत में मांस उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ की गई? छोटा सा देश है, छोटा सा राज्य है सिक्किम में। कुल ऊन उत्पादन अभी कितना हुआ? 33। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए विगत 5 वर्ष में 16% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ये नकारात्मक है, याद रखिएगा। राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र है। तो सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। तो मांस में यूपी, ऊन में राजस्थान, दूध में यूपी, और इसके बाद क्या था? पहला हम लोगों ने क्या देखा था? दूध उत्पादन में यूपी हो गया, अंडा में आंध्र प्रदेश हो गया। अंडा आंध्र प्रदेश। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट अभी आई है, तो इसमें भारत प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। कितना? 125 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पर देखेंगे मैक्सिको है और तीसरे स्थान पर चीन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 7.2% बढ़ा है रेमिटेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है भारत के लिए, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? USA से। डॉलर भी तो बहुत ज़्यादा रखा है। ठीक है, ये बताता है कि प्रवासी भारतीयों का अपने देश की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बना हुआ है। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट आई है, मेकिंग आवर फ्यूचर करके। तो इसमें अगर देखेंगे, भारत उच्च आय एवं धन असमानता वाले देशों में उभरा हुआ है। 2000 से 2022 के दौरान देखेंगे तो $420 से बढ़कर $2389 हो गया है। ठीक है, क्या? पर कैपिटा इनकम। उसके बाद अगर देखते हैं इसमें, तो ये किसके आधार पर निर्धनता अनुपात देखते हैं? $2.15 अगर प्रतिदिन की आय की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, जो कि UN का है। 2004 से 2019 के बीच 40% से घटकर 10% ही रह गया है। क्या? देश में निर्धनता अनुपात। अगर देखें इसके साथ में 2015-16 से 2019-21 के दौरान देश में मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो कितना रह गया? 15%। पहले कितना था? 25%। ये सब डाटा आप लोग मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है किन समूहों के दोबारा गरीबी में जाने का खतरा है। उनमें महिलाएं, अनौपचारिक श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी शामिल हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र इस वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास में 2/3 का योगदान देंगे, ये ऐसा इसमें बताया गया है।
लीड सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे वर्ष भी बना अचीवर प्रदेश। पिछले साल भी अचीवर में था, इस बार भी लीड सर्वे रिपोर्ट में अचीवर में है। ठीक, तो इसको देखते हैं कि ये लैंडलॉक राज्य में बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। ये 4 श्रेणी में आता है, कोस्टल, लैंडलॉक, नॉर्थ ईस्ट और संघ शासित राज्यों में। उसके बाद अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायर्स में आते हैं। कोस्टल में देखेंगे आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर। आंध्र प्रदेश तटीय प्रदेश, वैसे भी जो तटीय राज्य हैं सबसे बड़ा तट किसका है? आंध्र प्रदेश का, तो वैसे याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश फिर गुजरात का, तो ऐसे उसका क्रम भी है। लैंडलॉक में कौन है? यूपी। उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट में चंडीगढ़, और उसके साथ में अगर देखेंगे कि संघ शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, नॉर्थ ईस्ट में असम, सिक्किम। यूपी की उपलब्धि के पीछे लॉजिस्टिक और रोड को बताते हैं। नो डाउट कि यूपी में लॉजिस्टिक, रोड, इन सब पे अच्छा काम किया गया है। रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण किया गया है। ये पीके फर्टिलाइजर्स पर, यानी कि फास्फेटिक एंड पोटास उर्वरक पर। इसको देखते हैं कि इसमें बस ये क्रम याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किस पे है? नाइट्रोजन पे, फिर फास्फोरस पे, फिर पोटेशियम पे, फिर सल्फर पे, NPKS। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके बाद देखते हैं कि FATF की समीक्षा रिपोर्ट आई है। अभी बुल्गारिया को इसमें शामिल किया गया है। अल्बानिया, कैमन आइलैंड्स बताना है कहाँ पे है? पनामा, जॉर्डन, इनको बाहर किया गया है ग्रे लिस्ट से, और बुल्गारिया को शामिल किया गया है, तो बुल्गारिया को याद रखिएगा। इसके बाद है ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है? उत्तर कोरिया, ईरान, ये सब उसी में है। उसके साथ में देखते हैं कि FATF के वैश्विक नेटवर्क के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पर्यवेक्षकों ने पेरिस में FATF, बस इतना याद रखिए कि FATF का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। इसके अतिरिक्त फरवरी 2023 में अनुमोदित FATF ने 40वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया का स्वागत किया है। अभी FATF का हाल ही में 40वां सदस्य बना है, कौन? इंडोनेशिया। ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, ज्यूरिख दुनिया का सबसे महंगा शहर और दमिश्क सबसे सस्ता। ज्यूरिख के साथ में सिंगापुर भी है। सिंगापुर, ज्यूरिख दोनों जो है महंगाई के मामले में एक साथ शीर्ष पर है। ये निकालता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है। EIU निकालता है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख भी इसमें जो है 6ठे स्थान पर था, 2022 में भी पहले स्थान पर आ गया है। तो सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों याद रखिए। ज्यूरिख कहाँ का है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, सभी का सपना होता है स्विट्जरलैंड जाने का, बहुत महंगा है, याद रखना। डॉलर के मुकाबले पेसो मजबूत हुए, रीजन बताएं, रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद दमिश्क सीरिया, ये जो है सबसे सस्ते शहर है, हमेशा युद्ध होता रहता है, तो लोग क्यों जाएंगे? मरने के लिए थोड़ी ना जाएंगे भाई। EIU की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे सस्ता शहर कौन सा है? अहमदाबाद। मुझे नहीं लगता था कि अहमदाबाद होगा। ठीक, उसके बाद चेन्नई है। ठीक, सबसे सस्ता शहर। भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई है। ठीक है, सबका ड्रीम। नई दिल्ली का 159वीं है। मुंबई और नई दिल्ली याद रखिएगा। एक है इकोनॉमिक कैपिटल और दूसरा है हमारा नेशनल कैपिटल। EIU के सर्वे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पे? बोलीविया में खोला गया है, रूस के उससे। ये पर्वत उल्का याद रखिएगा, इस पर पर्वत उल्का कहाँ है? बोलीविया में। यहाँ पे जो है रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने एल अल्टो में समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर। ठीक है, बस इतना याद रखना कि पर्वत उल्का कहाँ है? बोलीविया, वहाँ पे सबसे ऊंची परमाणु सुविधा खोली गई है, बस ऐसे याद रखना। इसके बाद है रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियां। इरकान राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, अभी हम लोगों ने देखा ये 15वां 16वां है, अभी लेटेस्ट यही है, इनको याद करके जाइएगा। उसके साथ में अगर देखें कि अभी 2023 तक देश में कितनी हो गई हैं? 16, ये याद रखिएगा। अब नवरत्न कंपनी कितनी है? टोटल 16। महारत्ना कंपनियां कितनी हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, 15वां इरकान है, 16वां राइट्स लिमिटेड है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट अगर देखें कौन जारी करता है? वीपो। इसमें अपना स्थान कितना है? ये भारत निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 31% की वृद्धि दर्ज की गई है इसमें। ठीक है, चीन दुनिया में शीर्ष पर है, निकल जाता है यार, जी भी तो है। ठीक, वाइन और स्पिरिट से सबसे अधिक GI टैग शामिल किए जाते हैं, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है,
तो भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 2022 में कितना 31% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, तो बस इसको याद रखिए कि डाटा आप जो है अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद देखें, इसमें भारत की रैंकिंग नहीं दी गई है, ये क्या था। ठीक है, ये रिपोर्ट था, तो रिपोर्ट में बस ये बताया गया कि कोई इंडेक्स थोड़ी ना है कि जो रैंकिंग बताएगा। विप्रो रिपोर्ट आई है, बस इसका ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 31% की हम लोगों ने भी वृद्धि की है, यानी कि हम लोग भी आवेदन कर रहे हैं। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग आई हुई है 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो ये जर्नलिस्ट आर के अनुसार ऐसा है कि यूनिकॉर्न मूल्यांकन में 5% का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हम लोग। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कंपनी कौन सी है, बायजूस। चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक, तीसरे स्थान पर हम लोग हैं। पहले स्थान पर कौन होगा, अमेरिका। तो इसमें जो है यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए, फिर चाइना, फिर इंडिया। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसमें कि विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता 417 मेगावाट है, याद रखिएगा। ठीक, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र। ठीक, तो इसमें से 56% सबसे बड़ा योगदान किसका है, जीवाश्म विद्युत का। तो हम लोग फॉसिल फ्यूल से सबसे ज़्यादा ईंधन यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा। जल विद्युत का कितना है, 11%, नाभिकीय का 1.6% और नवीकरणीय का 30.2%। इसके साथ में विद्युत उत्पादन में वर्तमान में भारत का तीसरा स्थान है। पहले पे अमेरिका, चीन। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे हम लोग हैं। जुलाई 2023 में काकरा पार संयंत्र कहाँ पे है, गुजरात में। डायरेक्ट पूछ लेगा काकरा पार संयंत्र कहाँ पे है, गुजरात में। 700 मेगावाट की तीसरी उत्पादन इकाई के साथ परमाणु ऊर्जा क्षमता अभी कितनी हो गई, 74-80 मेगावाट की हो गई है। ये वही क्रम दिया है कि किससे हम लोग कितना करते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में पहले पे कोयला, फिर उसके बाद है गैस, फिर लिग्नाइट, फिर तेल, ऐसे करके। इसके बाद है जल विद्युत, पवन, सौर और नवीकरणीय में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई है एडल गिव हुरोन इंडिया परोपकार सूची आई है। इसमें HCL टेक के शिवनादर जी पहले नंबर पर हैं। ठीक, इन्होंने कितना किया, 2042 करोड़ रुपए दान दे दिया है। ठीक, तुम सोचो तुम कितना करोगे। विप्रो के संस्थापक अजीत प्रेम जी दूसरे नंबर पर हैं। बस दोनों का नाम याद रखिएगा, शिवनादर, अजीत प्रेम जी, मुकेश अंबानी, ये तीनों जो है इनका क्रम याद रखिएगा। रोहिणी नीलकेणी जो है फिलोंथ्रॉपीज की संस्थापक हैं, ये पहले स्थान पर है महिलाओं पे। 170 करोड़ इन्होंने डोनेट किया है। इस सूची में 50 भारतीय दानवीरों में 7 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। रोहिणी नीलकेणी का नाम याद रखिएगा, फिलोंथ्रॉपीज की संस्थापक हैं। ठीक है, मुंबई सबसे ज़्यादा पैसा देता है, इकोनॉमिक कैपिटल भी तो है। उसके बाद जून 2023 तक भारत पर विदेशी ऋण का अगर देखें कितना है, अभी एक रिपोर्ट आई है भारत पर विदेशी ऋण की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। तो भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है, 629 अरब डॉलर। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा दीर्घकालिक ऋण ज़्यादा है या अल्पकालिक ऋण ज़्यादा है। तो उसके साथ पूछेगा डॉलर में ज़्यादा लेते हैं कि रुपये में ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखते हैं। अभी भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है, 629 अरब डॉलर। भारत पर कुल विदेशी ऋण का GDP का कितना है, 18.6% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18.6%। उसके बाद जून 2023 के अंत में भारत पर 629 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण कितना है, 505 अरब डॉलर है। और अल्पकालिक कितना है, 123 अरब डॉलर है। यानी कि 80% भाग किसका हो गया, दीर्घकालिक ऋणों का। तो सबसे ज़्यादा क्या है, दीर्घकालिक ऋण है। GDP का 18.6% है। टोटल कितना है, 629 अरब डॉलर। ठीक, इसके साथ में देखें दीर्घकालिक ऋण में उसके बाद देखें अंत में इतनी की वृद्धि हुई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्पकालिक ऋण में 4.7% कमी दर्ज की गई है और दीर्घकालिक ऋण में 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। RBI की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें 54% भाग डॉलर में है, दूसरे स्थान पर 30% हम लोग रुपए में लिए हैं। यानी कि सबसे पहले स्थान पर डॉलर, उसके बाद रुपया। ठीक है, 5.5% भाग SDR का है। डायरेक्ट पूछ ले कितना प्रतिशत SDR का है, 5.9%। 5.7 किसका है, ये येन का, फिर यूरो। अभी हम लोग एक इंडेक्स देखते हैं। डेट सर्विस रेशियो में 6.8% है। उसके बाद आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कुल विदेशी ऋण के 94% थे, जो 3 माह पूर्व के 2023 के अंत में 92%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा, ये इंडेक्स देख लेते हैं।
कुल विदेशी ऋण कितना है 629, दीर्घकालिक ऋण उसमें कितने 505 अरब डॉलर, दीर्घकालिक ऋण का भाग कितना है 84%, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्पकालिक ऋण 123 है, यानी कि 19.6% है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 18.6%। मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की संरचना, ये रियायती ऋण का भाग कितना है ये याद रखिएगा 7.8%। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग किस में लिए हैं, डॉलर में, ठीक, डॉलर में, फिर रुपए में, एसडीआर, उसके बाद येन, येन के बाद यूरो, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि एयर इंडिया और विस्तारा दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक। 2022-23 में देश खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान लगाया गया है ऐसा, तो खाद्यान्नों का उत्पादन रिकॉर्ड कितना हुआ है 329 मिलियन टन, ये याद रखिएगा 329 हो गया है, पहले कितना था 315। डायरेक्ट ये डाटा पूछ लिया गया था यूपीपीसीएस में, तो याद रखिएगा। 2022-23 के दौरान चावल का उत्पादन कितना 135 मिलियन टन, गेहूं का 110, यानी कि चावल सबसे ज़्यादा हम लोग पैदा करते हैं, उसके बाद गेहूं। मोटे अनाज को देखेंगे 57 मिलियन टन है। श्री अन्न कितना है 17 मिलियन टन। दालों का कितना है 26 मिलियन टन। तिलहन इतना, यानी कि तिलहन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दाल। चावल ज़्यादा है, चावल ज़्यादा है इन कंपेरिजन किसके, गेहूं के, ठीक है। गन्ने का सबसे ज़्यादा है, यानी खाद्यान्न से भी ज़्यादा किसके, गन्ने का 490 मिलियन टन। उसके बाद देखते हैं इसमें, तो चावल पहले नंबर पर, गेहूं दूसरे नंबर पर। दाल, अगर दाल और तिलहन में देखें तो तिलहन बड़ा है, वैसे भी 4 वर्ड है, फिर दाल। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि गन्ना जो है अगर खाद्यान्न में ना उसको शामिल करें तो किस में जाएगा, सबसे ज़्यादा गन्ने का है। बागवानी उपजों में देखें तो कुल उत्पादन कितना हुआ है 351 मिलियन टन, ठीक, तो वो घूम गया है 315 का 351 हो गया जो पिछले साल था, ठीक है। अब जैसे बागवानी फसलों में हम लोग इसके आगे देखेंगे सब्जी उत्पादन, इन सब में एक अलग से हम लोग एक पेज में करेंगे कि कौन सा फल, अंगूर हो गया, बनाना हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें कि उनके उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, लीची एंड ऑल। तो हम लोग एक एक पेज में उसको कर लेंगे। मेटल्स और एग्रीकल्चर का अलग से करेंगे एक एक पेज का। अभी जो है एक आया है सब्जियों का उत्पादन कितना है 212 मिलियन टन, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। ये बता रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत रेलगाड़ी का परिचालन हुआ है, कहाँ से, दिल्ली और मेरठ के बीच में, ठीक। तो ये टोटल जो है 82 किलोमीटर लंबे रूट मार्ग पर यह परिचालन 2025 से शुरू होगा। अभी कितना 17 रैपिड एक्स नाम दिया गया है। उसके साथ में अगर देखें कि विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। गेहूं का कितना है 2275, ये याद रखिएगा, गेहूं का 2275 प्रति क्विंटल है। उसके साथ में मसूर में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है 425 रुपये का, कितना हो गया है 6425 हो गया है, सर्वोच्च वृद्धि किसमें, मसूर में। अब देखते हैं सर्वाधिक कहाँ हुआ 425 मसूर में। गेहूं की उत्पादन लागत पर सर्वाधिक 102% प्रतिफल किसानों को नए समर्थन मूल्य से प्राप्त होगा, यानी कि 102% का प्रॉफिट होता है गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें की गई है वैसे, मसूर। गेहूं कितना है 2275। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी आई है, इसमें अगर देखेंगे इसको जारी कौन करता है, मॉस्पी, यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय। और ये लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आई है 2022-23 की। इसमें देखें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, अभी 37% हो गया। डायरेक्ट ये डाटा याद रखिएगा, पहले कितना था 22%। ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं और प्री में तो पूछ ही सकता है। उसके बाद देखें इसमें कि वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के विदेशी व्यापार के आंकड़े आए हैं, तो इसमें देखेंगे कि निर्यात में गिरावट आई है 8% की, आयात वहीं जो है आयात में भी 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक। अब अगर देखें कि इसमें जो है ऋणात्मक वृद्धि का सिलसिला जारी है, इसका एक हम लोग इंडेक्स ही देख लेते हैं, इंडेक्स से अच्छे समझ में आ जाएगा। 29 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ है पहली छमाही में। अब देखो निर्यात कितने का हुआ है, ये मर्केंडाइज वाला है, ये विदेशी व्यापार के आंकड़े हम लोग देख रहे हैं। एक्सपोर्ट कितना 211 का, इंपोर्ट कितने का 326 का, व्यापार अधिशेष कितना 115, ठीक है। ये जो है 2023-24 का है। अगर ट्रेड इन सर्विस देखेंगे, अगर सर्विस वाले में हम लोग वैसे भी प्लस में रहते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल किस में गए हैं, माइनस में, ट्रेड डेफिसिट है हम लोगों का,
ठीक, कितने का? 29 का। ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। अगर दोनों को देख लेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट कितने का किए हैं? 376 का। आयात कितने किए हैं? 346 का। ये डाटा थोड़ा देख लीजिएगा। सिडबी और जोकाटा संपूर्ण लॉन्च किए हैं किसके लिए? एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक। बस यही याद रखिएगा। ये जो है एमएसएमई अगर देखें जीबीए में 1/4 से अधिक का योगदान करता है, कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान करता है। मेंस के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्री में भी पूछ सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी आया है जर्मनी की, वही वेल्थ एंड कंसर्न कंपनी, अभी हम लोगों ने देखा था। 125 देशों में 111वां स्थान है इंडिया का। भारत ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। ठीक, उसके बाद अगर देखें हम लोग इसमें किस नंबर पर है? सीरियस में। ठीक है, तो उसके साथ में भारत 34 देशों के साथ में कौन सी कैटेगरी में है? भूख की सीरियस कैटेगरी में। ठीक, हमारी इसमें अगर नंबर देखें, यह इंडेक्स 29.2 था, उसके पहले 2022 में अभी कितना है? 28.7। ठीक है, अब अगर इसमें देखें कि किसी भी देश में भूख की स्थिति को एक्सट्रीमली अलार्मिंग नहीं बताया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि एक्सट्रीमली अलार्मिंग में कितने देश शामिल हैं, तो कोई भी देश नहीं। ये किस पे आता है? अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसीलिए हमारे देश ने, हमारी कंट्री ने बोला है कि इसमें से 3 तो बच्चों के लिए है, और ये बच्चे जो है पूरे देश का तो प्रतिनिधित्व कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है झूठा है। ठीक है, अब जो भी हो, सच्चाई आप लोग तो जान ही रहे हैं। रिपोर्ट पर भारत सरकार की आपत्ति आई है कि 3 संकेतक जो हैं बच्चों से संबंधित हैं, अतः यह पूरी स्वास्थ्य को नहीं बता रहा है, पूरी इंडिया के। अभी कांतार ब्रांच रिपोर्ट आई है WPP की, ये रिसर्च विंग है, इसमें TCS को पहले नंबर पर रखा गया सबसे मूल्यवान ब्रांड में। अभी कंतार की इस छोटी में सूची में ICICI बैंक 6ठे स्थान पर है। ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, TCS और HDFC बैंक पहले और दूसरे नंबर पर हैं, इनको बस याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर इन्फोसिस है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें क्या मिलता है? 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं 81 करोड़ गरीबों को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से 2029 तक लागू रहेगा। बस 5 साल के लिए बढ़ाया गया है 1 जनवरी से, ये याद रखिएगा। इसके तहत 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न भी प्रदान किया जाएगा। अगर इसमें देखें कि 15,000, इसी में एक और निर्णय लिया गया था कि 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेंगे, ऐसी एक केंद्रीय योजना है। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस याद रखिए कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। साब इम्पॉर्टेंट है। साब जो है भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। ये है कहाँ की? स्वीडन की। ठीक है, ये बनाएगी क्या? कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट। इसके बाद अगर देखें कार्ल गुस्ताव M4 है। वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता किसको मिल गई? भारत को। इंपॉर्टेंट है, 24 नवंबर 2023 को बताया सरकार ने, ऐसा मिला है हमको। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। बस यही पूछ सकता है। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता हम ही हैं, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। खाने में पहले नंबर पर, उत्पादन में दूसरे नंबर पर। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील के बाद एथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। GBA याद आ रहा है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अभी हम लोग इंटरनेशनल में देखे थे। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञान मेटलर्जिस्ट पुरस्कार अभी दिया है। किसको? कामाची को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, देबाशीष को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी। इन दोनों को बस याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 आई है, ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। 165 देश इसमें टोटल शामिल हैं। अगर इसमें देखें कि सिंगापुर जो है विश्व में शीर्ष स्थान पर है, हमारा स्कोर 6.92 है। इसके साथ में हमारा 87 नंबर पर हम लोग हैं, 87 पे हैं। इकॉनमी कितनी हमारी फ्री है? स्कोर कितना है? 6.92। पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर। इसके पहले कौन था? हांगकांग। अभी हांगकांग दूसरे नंबर पर हो गया है। निम्नतम स्थान किसका है? वेनेजुएला। ठीक, इसको याद रखिएगा। अभी वेनेजुएला का किस देश के साथ में संघर्ष चल रहा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। ये क्या है? गैर लाभकारी गैर सरकारी संघ है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थापित है।
हमारा जो कोल इंडिया लिमिटेड है CIL, यह भी इसका एक सदस्य है, याद रखिएगा। ठीक। भारत का प्रथम डिजिटल स्कोर प्राधिकरण बनाया गया है कहाँ पे? गिफ्ट सिटी गांधीनगर से इसको निकाला गया है। पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा किसने चालू किया है? रिलायंस जियो ने पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए भारत का प्रथम डिजिटल स्कोर प्राधिकरण लॉन्च किया गया है, ठीक है, स्क्रोपो। पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा किसने लॉन्च की है? रिलायंस जियो ने, ठीक है। क्या नाम है? जियो स्पेस फाइबर। इसके बाद देखते हैं इसको। इसमें भारत के पहले रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत की गई है कहाँ से? नई दिल्ली से। पारादीप और पानीपत रिफाइनरी में काम किया जाएगा इसमें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ये 4 रणनीति अपनाता है। ये मेम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चारों रणनीति आप लोग मेम्स में हूबहू यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है, ये चारों देख ही लेते हैं। ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण, भारत की खोज और उत्पादन पदचिह्न बढ़ाना, वैकल्पिक ऊर्जा गैस आधारित अर्थव्यवस्था, ग्रीन हाइड्रोजन और EVS इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिस्टम के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण के स्रोत और बैठक, ठीक है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में आप लोग UP PCS वगैरह के मेंस में यूज कर सकते हैं। REC लिमिटेड को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार मिला है। किसको? REC लिमिटेड को। यह क्या है? एक महारत्ना कंपनी है, अभी हाल ही में शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा। इसके बाद है, REC के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? REC को। उसके बाद अगर देखें कि वित्तीय श्रेणी में ये PSU अवार्ड में भी वित्तीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय PSU पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा REC, ठीक है। रेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे पुरस्कार पा चुका है, महारत्ना कंपनी में शामिल हो गया है। अंकटाट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अभी आई है, $49 अरब विदेशी निवेश जो है भारत में आया है, यही याद रखिएगा, ठीक है। ये 11% कम हुआ है। 2021 में कितना था? 55, अभी कितना हो गया है? 49। रिपोर्ट में ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं में तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश कौन है? भारत। और दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है, इसमें अगर देखें भारत सरकार बुनियादी ढांचे में काम किया है, इसलिए FDI आ रहा है, यही सब बताएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। विश्व निवेश रिपोर्ट की अगर थीम देखें, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, सिंगापुर तीसरे नंबर पर। FDI कहाँ पे कितना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक 8 है, भारत में कितना है? $49 बिलियन। अगर देखें, देखो ये था, ये अंतर प्रवाह वाले हैं, यानी कि यहाँ पे आया है, आया कहाँ पे सबसे ज़्यादा? अमेरिका में, फिर चीन में, फिर सिंगापुर में। भारत में कितना आया? $49 बिलियन, ठीक है। 49 अरब बिलियन डॉलर है, ठीक है, मतलब अरब को बिलियन ही, $49 बिलियन। और अगर देखें शीर्ष FDI बाह्य प्रवाह, यानी कि जो गया है बाहर पैसा, तो अमेरिका पहले नंबर पर है, जापान दूसरे, तीसरे पे चाइना, भारत 20, जब रहेगा नहीं तो जाएगा कहाँ से? $15 बिलियन हम लोग बाहर भेजे हैं। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक अभी आई है नीति आयोग की। इसमें देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में बताए हैं कि 13 करोड़ भारतीय लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, बहुआयामी गरीबी से। अब कितना हो गया? 19.5 कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में, और 5% शहरी क्षेत्रों में। इसके साथ में अगर देखें, अब टोटल कितना रह गई है? 14.96%, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट को आधार बना के इन्होंने निकाला है। सबसे तेज़ी की कमी कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। वहाँ पे लगभग 3.43 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बिहार, मध्य प्रदेश ये भी अच्छा काम किए हैं। अगर देखें कि बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। बिहार पहले नंबर पर, उसी का पहले था झारखंड, तीसरे पे मेघालय, और चौथे पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रैंक याद रखिएगा 4th है। पिछले दिनों जारी ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान कितना है? ये 66वां था ग्लोबल MPI 2021 में, ठीक। MPI में अगर देखें कि 2015-16 से 2019-21 के बीच 44% रह गई। गरीबी की तीव्रता, ये तीव्रता की बात करता है। ये 3 आधार पर आता है: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। निर्यात तैयारी सूचकांक आई है नीति आयोग की,
इसमें अगर देखें निर्यात एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अभी जारी किया गया है, ठीक। तो ये जो है 36 राज्यों और इन सब के आधार पर आता है। इनमें शीर्ष पर कौन है? तमिलनाडु, ये याद रखिएगा, तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। पहले नंबर पर तमिलनाडु है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी और हिमालयी राज्य में उत्तराखंड है, स्थल रुद्ध में हरियाणा है, उसके बाद इसी में उत्तर प्रदेश भी है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। स्थल रुद्ध में यानी कि तीसरे नंबर पर कौन है? यूपी। केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों में गोवा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आएगा, फिर दिल्ली, ऐसे करके। इसमें और देखें कि रूस यूक्रेन ये इन सब पे प्रभाव हुआ, इसलिए ये सब चीज़ें प्रभावित हुई, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक मंदी के बावजूद 2021-20 में भारत का निर्यात कितना रहा? 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, जिसमें वस्तु का सिर्फ कितना है? 420। निर्यात की दृष्टिकोण से गुजरात का जामनगर देश शीर्ष जिला बना हुआ है, जामनगर शीर्ष जिला हुआ है, जहाँ से गुजरात के अंतर्गत है, यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ है, ठीक। नोएडा भी है टॉप 10 में, समझ लो। अगर देखें लैंड लॉक में अगर देखें तटीय वाले में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लैंड लॉक में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड हिमालयी में, गोवा छोटे राज्यों में, जम्मू कश्मीर पहाड़ी राज्यों में, ठीक है। उसके साथ में एचडीएफसी बैंक में विलय हो गया है, एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ है, बस इनका याद रखिए एक कप जो है बने थे। एम कैप की दृष्टि से अब एचडीएफसी बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तथा टीसीएस जो है तीसरे स्थान पर है। आवास ऋण संस्थान के रूप में एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। अगर सिर्फ एचडीएफसी बोले तो 1977 में। और एचडीएफसी बैंक की कब हुई थी? 1994 में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये तो हो गया पूरा, हम लोगों ने देख लिया कि आर्थिकी वाला भी। अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जितना भी यूपी स्पेशल है उसमें हम लोग यूपी स्पेशल और उसके साथ में यूपी स्पेशल प्लस उसमें हम लोग जितने भी जैसे खेल हो गया, खेल पुरस्कार, ठीक है, ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और कल एक चीज़ और हम लोग करेंगे जो इसका है क्या बोलते हैं, स्पीडी का जो 812 क्वेश्चन है ना, उसमें शायद 812 क्वेश्चन के आसपास, इसको हम लोग 1 से 1.5 से 2 घंटे में इसको निपटा लेंगे। तो इसको आप लोग डेली रेडियो की तरफ सुनते रहिएगा। इससे क्या होगा, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, तो ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा क्लियर हो जाएंगी। और बीच बीच में जैसे एक पेज में जैसे मैंने रिपोर्ट दे दी, एक पेज में इंडेक्स दे दिया, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ एक पेज में करेंगे, एक पेज में जैसे हम लोग रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट के साथ में इंडेक्स करेंगे, फिर सैन्य अभ्यास करेंगे, अभ्यास हो गया। उसके साथ में हम लोग जैसे चर्चित व्यक्ति को एक पेज में निपटा दिए, उसके साथ में डे कर दिए, एक पेज में बुक निकाल दिया, और एक ही पेज में जैसे हम लोग एग्रीकल्चर वाला कर लिए, एक पेज में हम लोग माइंस वाला कर लिए। ऐसे कुछ चीज़ें हम लोग एक एक पेज में करके 6-7 पेज ये मैं आपको जो है अगले 3-4 दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इससे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। यहाँ से आपके 95% क्वेश्चन, 95 क्या लगभग 95 से 98% क्वेश्चन यहाँ से आपके फंस जाएंगे। और आप लोग इसको जो है आराम से रिवीजन करते रहिए। आपका आर का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या अदर कोई एग्ज़ाम्स हो, बस इतना पढ़ के जाइए और फिर आप आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका हल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूपी स्पेशल और जो चीज़ें हैं उनके साथ में। तो कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।